नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कह सकते हैं एक भूल भुलैया में उतर रहे हैं और हमारा मिशन है नामों को डिकोड करना। जी हाँ, वो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले जो जटिल से दिखने वाले नाम होते हैं ना, उन्हीं की बात कर रही हूँ। हमारे पास इन पर कुछ बहुत ही डिटेल्ड नोट्स हैं जिनमें आईयूपीएसी के नियम भी हैं और वो आम नाम भी जो अक्सर लैब में सुनाई देते हैं। तो आज हम इन नामों के पीछे छिपे कोड को क्रैक करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैज्ञानिक किसी मॉलिक्यूल की शक्ल देखकर उसका सटीक नाम कैसे रखते हैं। ये सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है, ये एक भाषा सीखने जैसा है। चलिए इस कोड को तोड़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अल्कोहल से, बिल्कुल बेसिक लेवल पर। ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी -OH एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है। सीधी सादी बात। बिल्कुल। पर यहाँ एक मजेदार बात है कि केमिस्ट्स किसी अल्कोहल का नाम रखने से पहले उसे एक पहचान देना पसंद करते हैं, उसे कैटेगराइज करते हैं। और ये कैटेगराइजेशन इस बात पर निर्भर करता है कि वो OH वाला कार्बन एटम कितना सोशल है, मतलब कितने और कार्बन ग्रुप से घिरा हुआ है। सोशल है, ये तो मजेदार तरीका है कहने का। क्या मतलब? मतलब अगर वो कार्बन जिससे OH जुड़ा है सिर्फ एक और कार्बन ग्रुप से अटैच्ड है, तो उसे हम प्राइमरी 1 डिग्री कहते हैं। अगर वो 2 कार्बन ग्रुप्स के बीच में है तो सेकेंडरी 2 डिग्री हुआ, और अगर वो 3-3 कार्बन ग्रुप से घिरा हुआ है तो वो टर्शियरी 3 डिग्री कहलाता है। ये क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें बताता है कि वो अल्कोहल किसी केमिकल रिएक्शन में कैसा बर्ताव करेगा। प्राइमरी वाले शर्मीले होते हैं, टर्शियरी वाले बहुत रिएक्टिव। अच्छा, तो ये सिर्फ नाम के लिए नहीं है बल्कि उसकी पर्सनैलिटी को समझने के लिए है। लेकिन एक मिनट, नोट्स में मुझे एलिलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल भी दिखे। पहली नजर में तो ये भी प्राइमरी या सेकेंडरी जैसे ही लगते हैं। इन्हें एक अलग ही कैटेगरी में क्यों रखा गया है? क्या इनमें कुछ खास बात है? बहुत अच्छा सवाल है, और हाँ, इनमें वाकई एक खास बात है। जब OH ग्रुप एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ठीक कह सकते हैं पड़ोस वाले कार्बन से जुड़ा हो तो वो एलाइलिक कहलाता है, और जब वो एक बेंजीन रिंग के पड़ोस वाले कार्बन से जुड़े तो बेंजाइलिक। इन्हें अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि वो पड़ोस वाला डबल बॉन्ड या बेंजीन रिंग इन्हें एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं रेजोनेंस की वजह से। ये वीआईपी अल्कोहल है, समझ लीजिए। और एक होता है विनाइलिक, जिसमें OH बेचारा सीधे डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही जुड़ जाता है, जो उसे बहुत अनस्टेबल बना देता है। समझ गई। तो नाम रखने से पहले ही इतनी जासूसी करनी पड़ती है। ये तो किसी का नाम रखने से पहले उसकी पूरी कुंडली देखने जैसा है। तो चलिए अब नामकरण के ऑफिशियल सिस्टम यानी IUPAC पर आते हैं। ये कैसे काम करता है? IUPAC सिस्टम का मकसद एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बनाना था, ताकि टोक्यो का साइंटिस्ट भी वही समझे जो दिल्ली का समझ रहा है। इसके कुछ सरल और तार्किक नियम है। इसे किसी का पता लिखने जैसा समझिए। पता लिखने जैसा? वो कैसे? देखिए, पहला नियम है, आपको सबसे लंबी गली ढूंढनी है, यानी मॉलिक्यूल में सबसे लंबी कार्बन चेन जिसमें हमारा OH ग्रुप मौजूद हो। दूसरा, आपको घर का प्रकार बताना है, तो हम उस चेन के एल्केन नाम के आखिर से ई हटाकर OL लगा देते हैं, जैसे प्रोपेन बन गया प्रोपेनॉल। ठीक है, गली मिल गई, घर का प्रकार भी पता चल गया। अब घर का नंबर? बिल्कुल। तीसरा और सबसे जरूरी नियम, घर का नंबर। आपको चेन की नंबरिंग उस सिरे से करनी है जहां से OH वाला घर सबसे पास पड़े, उसे सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। और चौथा नियम है मोहल्ले के बाकी लैंडमार्क्स का। अगर चेन पर कोई और ग्रुप्स लगे हैं तो उन्हें उनके पते यानी नंबर के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दीजिए। अच्छा, तो अगर हम CH3-CHOH-CH3 का उदाहरण लें तो सबसे लंबी चेन 3 कार्बन की हुई, मतलब प्रोपेन। और OH ग्रुप बीच वाले कार्बन पर है, यानी नंबर 2 पर, तो इसका नाम 2 प्रोपेनॉल हुआ। बिल्कुल करीब। आपका लॉजिक एकदम सही है। बस आजकल हम नंबर को नाम के ठीक बीच में रखते हैं, प्रोपेन 2ऑल। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जब मॉलिक्यूल और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो तो कोई कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा नंबर किसके लिए है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है। अगर एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा OH ग्रुप हो, मान लीजिए 2, तो उसे डायॉल कहते हैं।
जैसे HOCH2-CH2-OH। इसका नाम है ईथेन 1,2 डायोल। ध्यान दिया आपने? हमने ईथेन का ई नहीं हटाया। हाँ, ये मैंने नोटिस किया। क्यों? क्या इसका कोई खास कारण है? ये सिर्फ रटने वाला नियम नहीं है। इसके पीछे एक वजह है उच्चारण। इथेनॉल के मुकाबले ईथेन डायोल बोलना ज्यादा आसान और साफ है। ये एक छोटा सा उदाहरण है कि कैसे ये नियम सिर्फ विज्ञान के लिए नहीं बल्कि भाषा और संचार की आसानी के लिए भी बने हैं। ये तो सच में दिलचस्प है। लेकिन लैब में या पुरानी किताबों में तो अक्सर अलग ही नाम मिलते हैं। IUPAC के अलावा भी कोई सिस्टम है क्या? हाँ, बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है क्योंकि आप लैब में या पुरानी किताबों में अक्सर इन्हीं नामों से मिलेंगे। IUPAC मीटिंग रूम के लिए परफेक्ट है, लेकिन रोजमर्रा की केमिस्ट्री में कॉमन सिस्टम आज भी उतना ही आम है। इसमें बस एल्काइल ग्रुप के नाम के आगे एल्कोहल लगा देते हैं। जैसे CH3OH बन गया मिथाइल एल्कोहल, सीधा और सरल। अच्छा। एक और सिस्टम है कार्बिनॉल सिस्टम, जो अब ज्यादा यूज नहीं होता, पर वो मेथनॉल मतलब CH3OH को कार्बिनॉल मानकर बाकी सबको उसका डेरिवेटिव बताता था। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्या होता है जब हमारा OH ग्रुप एक बहुत ही खास और मशहूर किरदार बेंजीन रिंग से जाकर हाथ मिला लेता है? तब हमें एक बिल्कुल नया कैरेक्टर मिलता है, फिनॉल। और इसके नियम भी थोड़े अलग है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कहानी का एक अहम मोड़ है। फिनॉल में OH ग्रुप सीधे बेंजीन रिंग के sp2 कार्बन से जुड़ा होता है, जबकि अल्कोहल में वो sp3 कार्बन से जुड़ा था। ये सुनने में छोटा सा फर्क लगता है, लेकिन इससे जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। बेंजीन रिंग की वजह से फिनॉल थोड़ा एसिडिक हो जाता है, जबकि अल्कोहल न्यूट्रल होते हैं। अरे वाह! तो सिर्फ जुड़ने की जगह बदलने से उसका पूरा नेचर ही बदल गया। तो इसका नाम कैसे रखते हैं? सबसे अच्छी बात यह है कि बेंजीन के इस सबसे सरल डेरिवेटिव को फिनॉल ही कहते हैं, और ये इसका कॉमन नाम भी है और IUPAC का स्वीकृत नाम भी। कोई कंफ्यूजन नहीं। ये तो राहत की बात है। लेकिन अगर रिंग पर OH के अलावा कोई और मेहमान भी बैठा हो तब क्या? तब हमारे पास दो तरीके हैं। एक है पुराना क्लासिक तरीका, जिसमें हम पोजीशंस बताने के लिए ऑर्थो, मेटा और पैरा का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्थो, मेटा, पैरा। हाँ, अगर ग्रुप्स अगल-बगल 1,2 है तो ऑर्थो, एक छोड़कर 1,3 है तो मेटा, और आमने-सामने 1,4 है तो पैरा। ये थोड़ा पोएटिक तरीका है। और दूसरा यानी IUPAC का तरीका? वो ज्यादा सीधा-साधा है। वो बस नंबरों का इस्तेमाल करता है। नियम यह है कि OH वाले कार्बन को हमेशा नंबर 1 का ताज पहनाया जाएगा। अच्छा। फिर हम बाकी ग्रुप्स को सबसे छोटा नंबर देते हुए गिनती करते हैं, तो जिसे हम कॉमन सिस्टम में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कहेंगे। IUPAC में वो बस 2 नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। मुझे लगता है कुछ फिनॉल इतने मशहूर हैं कि उनके अपने ही नाम है ना? जैसे एक्टर्स के स्टेज नेम होते हैं। ये अक्सर इंडस्ट्री में यूज होते हैं। और अगर बेंजीन पर 2 OH ग्रुप्स हों तो उनके भी अपने सेलिब्रिटी नाम हैं। कैटेचोल, रिसोर्सिनॉल और हाइड्रोक्विनॉन। ये नाम आपको लैब की बोतलों पर ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल का कोड क्रैक हो गया। अब परिवार के तीसरे और थोड़े रहस्यमय सदस्य पर आते हैं, ईथर। इनकी पहचान है कि एक ऑक्सीजन एटम 2 कार्बन ग्रुप्स के बीच में सैंडविच की तरह फंसा होता है, ROR। एकदम सही। और इसी सैंडविच स्ट्रक्चर की वजह से इनकी एक खास प्रॉपर्टी है। अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन ईथर वो नहीं बना सकते, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन से सीधे जुड़ा कोई हाइड्रोजन नहीं होता। इसी वजह से ये बहुत वोलेटाइल होते हैं, यानी आसानी से उड़ जाते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट भी अपने हम वजन अल्कोहल से बहुत कम होता है। तो इनका नाम कैसे रखते हैं? ये थोड़ा अलग लगता है क्योंकि इसमें ओल जैसा कोई खास एंडिंग नहीं है। हाँ, ये एक बड़ा फर्क है। ईथर का कोई सरनेम या सफिक्स नहीं होता। उन्हें एल्कोक्सी एल्केन्स की तरह नाम दिया जाता है। नियम थोड़ा अजीब लग सकता है, पर लॉजिकल है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो कार्बन ग्रुप्स हैं, उनमें से जो बड़ा वाला है उसे हम पेरेंट या मुख्य चेन मानते हैं। ओके। और जो छोटा वाला ग्रुप है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक प्रीफिक्स बन जाता है, जिसे एल्कोक्सी कहते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा उल्टा नहीं लगता? हम हमेशा सबसे लंबी चेन को प्राथमिकता देते आए हैं, लेकिन यहाँ नाम की शुरुआत छोटे वाले ग्रुप से हो रही है। ये नियम थोड़ा अजीब है। आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये अजीब लगता है, पर लॉजिक ये है कि हम एक मुख्य एल्केन चेन को पहचान रहे हैं और बाकी सब कुछ उस पर एक अटैचमेंट या सब्स्टिट्यूएंट मान रहे हैं।
तो CH3OCH2CH3 में पेरेंट चेन 2 कार्बन वाली ईथेन हुई हाँ, और उस पर जो अटैचमेंट है वो है CH3-O- ग्रुप यानी मेथॉक्सी। तो पूरा नाम हुआ मेथॉक्सी ईथर। मिथॉक्सी ईथर। अच्छा, तो बड़ा वाला बॉस है और छोटा वाला उसका असिस्टेंट। समझ गई। और इसका कॉमन नाम? वो तो और भी आसान है, बस दोनों एल्काइल ग्रुप्स के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए और आखिर में ईथर जोड़ दीजिए। तो CH3-O-C2H5 का कॉमन नाम होगा एथिल मेथिल ईथर। क्योंकि ई एथिल अल्फाबेट में एम मेथिल से पहले आता है। बिल्कुल, इन कॉमन नामों की भी अपनी एक दुनिया है। मुझे याद है लैब में मेरा एक साथी हमेशा डायथिल ईथर को सिर्फ ईथर बुलाता था। पूछने पर बोला, अरे यही तो असली वाला ईथर है जो पुरानी फिल्मों में रुमाल पर डालकर बेहोश करने के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये नाम इतिहास और कहानियों से भी जुड़े हैं। अब तक तो सब ठीक था, क्योंकि हम एक बार में एक ही तरह के हीरो की बात कर रहे थे, अल्कोहल, फिनॉल या ईथर। लेकिन असल दुनिया की केमिस्ट्री में एक ही मॉलिक्यूल में कई फंक्शनल ग्रुप्स की पार्टी चल रही होती है। तो सवाल ये उठता है कि जब स्टेज पर अल्कोहल भी हो और कीटोन भी, तो शो का स्टार कौन बनेगा? नाम किसके हिसाब से रखा जाएगा? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और इसका जवाब देने के लिए केमिस्ट्स ने एक रैंकिंग सिस्टम बनाया है, या कह सकते हैं एक ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस तय किया है। ये तय करता है कि कौन सा ग्रुप बॉस है और किसका नाम मॉलिक्यूल का सरनेम या सफिक्स बनेगा। और कौन बेचारा सिर्फ एक प्रीफिक्स बनकर रह जाएगा? बिल्कुल। तो इस रैंकिंग में कौन ऊपर है? अल्कोहल कहाँ फिट होता है? इस रैंकिंग में सबसे ऊपर है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन और फिर जाकर अल्कोहल का नंबर आता है। अच्छा, अल्कोहल दोनों हैं तो कीटोन बॉस होगा। मॉलिक्यूल का नाम कीटोन के हिसाब से ओन पर खत्म होगा और हमारे OH ग्रुप को एक साधारण अटैचमेंट मानकर उसके लिए हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर एक मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड भी है और OH ग्रुप भी, तब अल्कोहल की चलेगी। हाँ, बिल्कुल। अल्कोहल की प्राथमिकता एमीन, एल्कीन और एल्काइन से ज्यादा होती है, तो उस केस में मॉलिक्यूल एक अल्कोहल ही कहवाएगा और हम नंबरिंग भी ऐसे करेंगे कि OH को छोटा नंबर मिले। और हमारे ईथर और हैलाइड्स जैसे ब्रोमो, क्लोरो, वो कहाँ है इस लिस्ट में? वो इस रैंकिंग में सबसे नीचे हैं। बेचारे ईथर, अल्कोक्सी और हैलाइड्स हमेशा साइड किक्स होते हैं। वे कभी भी मॉलिक्यूल का सरनेम तय नहीं कर सकते। उन्हें हमेशा प्रीफिक्स की तरह ही लिखा जाता है, वो भी बाकी ग्रुप्स के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस सीक्रेट भाषा को काफी हद तक डिकोड कर लिया है। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये मॉलिक्यूल का बायोडेटा लिखने का तरीका है। IUPAC हमें एक ग्लोबल पासवर्ड देता है और कॉमन नाम उस पासवर्ड के निकनेम की तरह है जो दोस्त इस्तेमाल करते हैं। आज के सबसे बड़े आहा मोमेंट्स थे अल्कोहल का नामकरण किसी पते की तरह है, ईथर में बड़ा ग्रुप पेरेंट, छोटा ग्रुप प्रीफिक्स वाला नियम, और सबसे बढ़कर वो रैंकिंग सिस्टम जो तय करता है कि असली बॉस कौन है। OH ग्रुप बेंजीन से जुड़ा है या यह नाम ही इस बात का संकेत है कि ये एक अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक, ज्यादा रिएक्टिव है। असल में नाम सिर्फ एक लेबल नहीं है, यह उस मॉलिक्यूल की पूरी पहचान, उसकी कहानी का पहला अध्याय है। नाम और पहचान के बीच का ये रिश्ता केमिस्ट्री में बहुत गहरा है, जो खोज के लिए एक नया दरवाजा खोलता है।